नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू ने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाकर धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो देखिए ससुर ने क्या किया। रमाकांत जी अपने कमरे के बाहर बैठे बेटे के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सुबह सुबह उनका बेटा सुबोध ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से निकलता है। बेटा, मेरी बीपी की दवाई खत्म हो गई है, तू ऑफिस जा रहा है तो मुझे भी अस्पताल छोड़ देना, रास्ते में ही पड़ता है। रमाकांत जी ने झिझकते हुए अपने बेटे से कहा, पापा जी, जब भी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्या आपको तभी अपनी दवाइयों के बारे में बताना होता है क्या? शाम को आऊँगा तब लेता आऊँगा। सुबह सुबह सारा दिमाग खराब कर दिया। सुबोध अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोलता है और अपना बैग उठाकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रमाकांत जी अपनी जिंदगी के दिन अपने बेटे बहू की जली कटी बातें सुनकर बिता रहे थे। एक दिन अंधियारी काली रात को सुनसान सड़क पर रमाकांत जी चले जा रहे थे। उनके सामने से एक गाड़ी आ रही थी, परंतु रमाकांत जी आज जैसे बेसुध से थे और गाड़ी के आने से पहले ही वह बेहोश होकर राम प्रसाद जी की गाड़ी के आगे बेहोश हो जाते हैं। राम प्रसाद जी जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने तुरंत ही ड्राइवर से कहा, जाकर देखो कि क्या हुआ है। अच्छा साहब जी, कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतरा और रमाकांत जी को सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे उन्हें देखकर अपने मालिक के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और बोला, मालिक, सड़क पर एक बूढ़ा आदमी बेहोश है जिसे काफ़ी चोट लगी है। उसके सिर से बहुत खून बह रहा है। उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है बेचारे को। इतना सुनकर राम प्रसाद जी गाड़ी से बाहर निकले और उस आदमी के पास आए। उसे देखते ही उनके होश उड़ गए और वह एकदम से घबरा गए। ड्राइवर से कहा, जल्दी गाड़ी में से पानी की बोतल लाओ। दौड़कर ड्राइवर गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया और उस बेहोश आदमी पर पानी की छींटे मारने लगा, जिससे रमाकांत जी को होश आया। रमाकांत जी ने अपनी आंखें खोली तो हैरान रह गए। उनके बचपन के मित्र राम प्रसाद जी उनके सामने खड़े हुए थे और उन्हें देखते ही रमाकांत जी चौंक गए और अत्यधिक प्रसन्न हुए। राम प्रसाद जी ने भी रमाकांत जी को गले लगाया और पूछा, मित्र, तुम यहाँ इस वक्त? उठो, चलो मेरे साथ। ड्राइवर की मदद से रमाकांत जी को लेकर अपने घर आ गए और डॉक्टर को बुलाया गया। जब डॉक्टर दवाई देकर चले गए तो राम प्रसाद जी रमाकांत जी के पास गए और वहीं पास आकर बैठ गए। दोनों मित्र इतने समय के बाद जो मिले थे, पर रमाकांत जी की स्थिति को देखते हुए राम प्रसाद जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने रमाकांत जी से उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा था, किंतु अब वह जानना चाहते थे कि इतनी रात इतनी चोट सुनसान सड़क पर तुम कैसे पहुँचे मित्र? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। राम प्रसाद जी ने रमाकांत जी को धैर्य बंधाते हुए कहा। तो रमाकांत जी ने बताना शुरू किया, अब से 6 महीने पहले ही मेरी पत्नी रमा देवी का निधन हो गया था, जिसके पश्चात घर में अकेलापन और भी ज़्यादा लगने लगा। बेटा ऑफिस चला जाता और मैं घर में अकेला रह जाता और अब से 3 महीने पहले ही मैंने अपने बेटे की शादी की थी। मैंने सोचा कि कम से कम अब घर घर तो लगेगा। घर में लक्ष्मी ना हो तो घर भी काटने को आता है। मैंने सोचा था कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। उसी तरह मैंने अपनी बहू को कभी भी कहीं आने
आने जाने से नहीं रोका, ना ही मैं उस पर ज़्यादा पाबंदी लगाई थी। मेरा बेटा सुबह ऑफिस चला जाता। शुरू में 12 हफ्ते तक तो सब ठीक था। धीरे धीरे बहू का व्यवहार कुछ अलग लगने लगा। वह पूरा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती, पर मैंने इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताई। मैंने एक दिन यूं ही पूछ लिया, बेटा किसका फ़ोन है, किससे बातें कर रही हो? उसने कहा, उसकी माँ का फ़ोन है, उन्हीं से बात कर रही हूँ। मैंने कहा, लाओ समधन जी से हमारी भी बात करा दो। तो उसने कहा, नहीं पापा, मम्मी अभी बिजी है, आप बाद में बात कर लेना, कहकर फ़ोन काट दिया। फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे बहू मार्केट जाती रहती और शाम तक वापस आती। मैंने कहा, बेटा तुम घर पर ही रहो, बाजार से सब्जी मैं ले आया करूँगा, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं भी घर पर बैठा बैठा कुछ काम थोड़ी करता हूँ, मैं चला जाऊँगा। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, इतना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। उसने कहा, नहीं पापा, कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी, आप इधर पर आराम करो। बहू का मेरे प्रति व्यवहार ठीक था, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की और ना ही बदतमीजी से, लेकिन बहू का इतनी समय तक घर से बाहर रहना मुझे कुछ सही नहीं लगता था। मैंने कहा, बेटा टाइम से ही घर आ जाया करो, माहौल ज़्यादा सही नहीं है। तो वह पहली बार थोड़ा चिल्लाते हुए बोली, आप मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान अच्छी तरह से रख सकती हूँ। आपको टाइम से खाना पीना मिलता है, फिर आप मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अपने काम से काम रखिए, कहकर वह किचन में चली गई। उस दिन के बाद मेरी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा बेटे से कहूँ, फिर मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहू पर बिना बात ही शक कर रहा हूँ और इसके कारण उनके बीच कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैंने खुद ही सच पता करने का निश्चय किया। धीरे धीरे बहू बेटे के पीछे पीछे ही घर से निकल जाती और शाम को बेटे के आने से आधा घंटा पहले ही घर आती। पूरा दिन घर से बाहर रहती। एक दिन मैंने बहू का पीछा किया तो मैंने देखा कि वह किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर चली गई और शाम को वही लड़का उसे घर के बाहर छोड़ने आया। अब मैं इस बात पर थोड़ा गौर करने लगा। मैंने लगातार यही सिलसिला हफ्ते भर तक चलते हुए देखा। मैं अपनी बहू के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता था, लेकिन जो मैं देख रहा था, इस सब के बाद भी मैं चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि वह मेरे बेटे के साथ सही नहीं था। मैंने अपनी बहू से बात की। मैंने कहा, मालती, यह लड़का कौन है जिसके साथ सुबह जाती हो और रात तक घर आती हो, और तुम जाती कहाँ हो? ऐसा क्या काम है तुम्हारा बेटा? तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वहाँ से बर्बादी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, समझ जाओ। आज के बाद अगर तुम उससे मिली तो मैं सब कुछ बेटे को बता दूंगा। जब मैंने सुबोध को बताने की बात कही तो वह मेरे पैरों में गिर गई। उसने माफ़ी मांगी और कहने लगी, पापा उससे गलती हो गई, आज के बाद वो उस लड़के से नहीं मिलेगी, पर आप इनसे कुछ मत कहिएगा। मुझे लगा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने भी उसे माफ़ कर दिया और अब वो पूरा दिन घर पर ही रहती, मेरा अच्छे से ध्यान रखती। अपने पिता की तरह ही मुझे भी लगा था कि सब कुछ सही हो गया है। एक दिन मैं पास के ही मंदिर में भजन करने गया। शाम तक ही वापस आना था। बहू को बताकर मैं मंदिर चला गया। वहां जाकर पता चला कि जो भजन मंडली आने वाली थी उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे।
तो मैं वापस अपने घर आ गया। घर आकर देखा घर के बाहर वही बाइक खड़ी थी जिस पर बैठकर मेरी बहू रोज कहीं जाती थी, उस लड़के के साथ। मैं जैसे ही अंदर आया मैंने जो देखा उसे बताते भी मुझे शर्म आती है। मेरी बहू और वह लड़का अंदर मेरे बेटे के कमरे में बेड पर बिल्कुल निवस्त्र होकर अपनी बेशर्मी में लीन थे। यह सब देखते ही मैं जोर से चिल्लाया, बहू! मुझे देखते ही वह सक पका गए और वह लड़का उल्टे सीधे कपड़े पहनकर घर से भाग गया। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगा और मैं बाहर बगीचे में बैठा शाम को मेरे बेटे सुबोध के आने का इंतजार कर ही रहा था और साथ ही सोच रहा था क्या मुझे इन सब के बारे में सुबोध को बताना चाहिए या नहीं। इतने में बाहर से चिल्लाता हुआ सुबोध घर के अंदर आया। वह बाहर से ही चिल्लाता हुआ आ रहा था, पापा पापा कहाँ हैं आप? पापा! मैं बगीचे से उतरकर अंदर गया। मैंने कहा, क्या हुआ सुबोध, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे देखते ही उसने कहा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा। मैंने माना कि मां नहीं रही, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी ही बहू पर ही गंदी नजर रखो। अपनी बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम यह सब क्या कह रहे हो? मैं ऐसा सोचता? मेरी बात बीच में ही काटते हुए बेटा ने कहा, बस पापा चुप हो जाओ। मालती ने मुझे सब बता दिया है कि कैसे आप चुप चुप कर उसे कपड़े बदलते हुए नहाते हुए देखते हैं, और आज तो आपने ऐसा क्या किया है कि बस मालती रोए जा रही है। तभी बहू अंदर से अपना कमरा खोलकर दौड़ती हुई बाहर आई और सुबोध के गले लगकर रोने लगी। रोते रोते उसने कहा, सुबोध, आज तुम्हारे पापा ने जब मैं कपड़े बदल रही थी तो मेरे कमरे के अंदर घुस के और मेरे साथ जबरदस्ती कहकर जोर जोर से रोने लगी। बस उसकी बात सुनते ही सुबोध ने ना कुछ जानने की कोशिश की ना पूछने की और मुझ पर हाथ उठा दिया। उसने मुझे लाठी डंडे जूते से मारा। मुझे पीटते पीटते उसने घर से निकाल दिया। कहते कहते रमाकांत जी तेज तेज अपना सर पकड़कर पीटते हुए रोने लगे। राम प्रसाद जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, तुम परेशान मत हो मित्र, तुम्हारे बेटे के आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हम दोनों मिलकर हटाएंगे। अब तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। राम प्रसाद जी ने रमाकांत जी को शांत कराया और खाना खिलाकर सुला दिया और फिर अगले ही दिन राम प्रसाद जी और रमाकांत जी दोनों ने मिलकर सुबोध की पत्नी मालती का सच उसके सामने लाने की योजना बनाई, जिसके अनुसार सबसे पहले उन्हें किसी भी तरह से सुबोध को मालती का सच दिखाना था, क्योंकि शायद वो किसी की कही हुई बातों पर विश्वास ना करे। यही सोचकर उन दोनों ने योजना बनाई और फिर अगले ही दिन राम प्रसाद जी ने अपने कुछ नौकरों से कहकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया और उसके थ्रू मालती की कुछ फोटोज और वीडियोस कलेक्ट की, जिनमें मालती दूसरे लड़कों के साथ घूम फिर रही थी, बाहों में बाहें डाले, किसी के कंधे पे सिर रखकर। रमाकांत जी और राम प्रसाद जी दोनों सुबोध के ऑफिस पहुंचे। वहां जाकर सीधा सुबोध के सामने वह सारी तस्वीरें और वीडियोस दिखा दी, जिन्हें देखकर पहले सुबोध भौचक्का रह गया। फिर कुछ सोचकर बोला, मैं कैसे मान लूं कि इन तस्वीरों में जो है वह मेरी पत्नी है। हो सकता है आप लोगों ने यह फोटोज बनवाई होंगी, एडिट कराई होंगी। उसके इतना कहने पर रमाकांत जी बोले, सुबोध, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है, ना ही मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारा घर टूटे, लेकिन बेटा वह लड़की सही नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कल को उसकी वजह
से तुम्हारी जान पर बन आए, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से उसका सच दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम कल दिन में अपने घर जाकर देखना, और याद रहे घर जाओ तो किसी भी तरह की आवाज़ मत करना, और तब मुझे बताना कि तुम्हारी पत्नी ने तुमसे जो भी कहा वह कितना सच है। इतना कहकर वे दोनों वहां से चले गए और सुबोध सोच में पड़ गया। उसने निश्चय किया कि कल वह जरूर घर जाएगा और जो भी सच्चाई है उसका पता खुद करेगा। अगले दिन सुबह ही सुबोध मालती से यह कह कर गया कि ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, जिसकी वजह से मुझे आने में देर होगी। खाना बाहर से खा कर आऊँगा, तुम भी कुछ बना कर खा लेना। इतना कहकर सुबोध ऑफिस चला गया। उधर राम प्रसाद जी का एक जासूस सुबोध के घर पर नजर रखे हुए था। सुबोध के जाने के बाद जैसे ही वह लड़का सुबोध के घर में दाखिल हुआ, उस जासूस ने फोन कर राम प्रसाद जी को खबर दी और उन्होंने देर न करते हुए सीधा सुबोध से कहा कि तुम अभी की अभी अपने घर के बाहर मिलो। सुबोध भी अब इन सब से तंग आ चुका था, वह भी सच जानना चाहता था, इसलिए तुरंत ही ऑफिस से सब काम छोड़कर अपने घर आया। उसने देखा राम प्रसाद जी और रमाकांत जी दोनों घर के बाहर ही खड़े थे और छिपे हुए थे, जबकि उसके घर के बाहर एक काले रंग की बाइक खड़ी हुई थी जिसे रमाकांत जी ने पहले कई बार देखा था। उसे देखकर सुबोध थोड़ा गुस्से में आया। तभी दोनों ने उसे समझाया कि वह शांति से अंदर जाए और जाकर देखे कि अंदर कौन है। दोनों के समझाने पर सुबोध अपने जूते भी उतार कर अंदर नंगे पांव गया ताकि किसी प्रकार की कोई आवाज़ ना हो। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लड़का बेड पर पड़े ऐसे लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसके सामने कपड़े बदल रही थी और उससे पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ यह ड्रेस। ये देखते ही सुबोध का खून खौल गया और उसने तुरंत अंदर घुसकर उस लड़के का कॉलर पकड़कर बेड से उठाया और बाहर गेट पर धक्का दिया। मालती को जोरदार थप्पड़ मारा और मालती एक थप्पड़ में नीचे जा गिरी। बेशरम औरत, तुझे शर्म नहीं आती? ये सब करते हुए सुबोध अब बाहर आया और उस लड़के को लात घूंसे से मारने लगा। उसकी नज़र वहां पर एक चाकू पर पड़ी। गुस्से में वह चाकू लेकर उस लड़के की तरफ दौड़ा। तभी रमाकांत जी और राम प्रसाद जी भी वहां पहुंच गए और उनके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई। वहां जाकर पुलिस ने उस लड़के और मालती दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर वहां से चले गए। सुबोध अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा, मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी के प्यार में यह भूल गया था कि आपने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया है। मेरी हर खुशी, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा है आपने। मैं उसकी बातों में आ गया और इतना बड़ा पाप कर बैठा। मुझ जैसा बेटा तो जीने के लायक भी नहीं है, कहकर वह उस चाकू से खुद को ही मारने लगा। तभी रमाकांत जी ने आकर उसका हाथ पकड़कर चाकू दूर फेंक दिया और सुबोध को गले लगा लिया और उसे माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में माता पिता हमसे जितना प्रेम करते हैं उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती,
कभी भी अपने पति या पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। हम यह नहीं कहते कि आप केवल अपने माँ बाप की सुने, अपने जीवन साथी की ना सुने, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहें, सही और गलत में पहचान करें, निराधार किसी को दोषी ना माने। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।